जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग बिहार पुलिस के मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। क्योंकि बिहार पुलिस के एग्जाम का डेट निकल चुका है, इसलिए आप लोग सभी प्रैक्टिस में रहिए। और मैथमेटिक्स का भी 5 से 10 क्वेश्चन जो है आपको पूछा जाता है, तो मैथमेटिक्स का भी वेटेज है, तो इसलिए आप लोग जो है प्रैक्टिस में रहिए। चलिए आज हमारे साथ आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर का वर्तमान मूल्य क्या है? 32,450 है। ठीक है, वर्तमान मूल्य क्या है? 32,450, जो इसके पिछले वर्ष के मूल्य से 12% कम है। पिछले वर्ष कंप्यूटर का मूल्य क्या था? ठीक है, तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। आप भी मेरे साथ जो है पॉज करके लगाने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, इस कंप्यूटर का वर्तमान मूल्य 32,450 है और इसके पिछले वर्ष के मूल्य से जो है 12% कम है। तो इसका मतलब हुआ कि पिछले वर्ष जो है इसका मूल्य क्या होगा? 100% रहा होगा और अभी जो है 12% कम हो गया, यानी इसका मतलब हो गया कि इसका मूल्य अभी क्या है? 88% है। ठीक है, और जो क्या है 32,450 के बराबर है ना। 88% वर्तमान मूल्य है परसेंटेज में, लेकिन वास्तव में क्या है? 32,450। तो ये 32,450 का जो है हम लोग तुलना करा देंगे 88% से, है ना। और निकालना क्या चाह रहा है? पिछले वर्ष के कंप्यूटर का मूल्य क्या था? तो पिछले वर्ष यानी 100 का मान हम लोग निकाल देंगे। तो यहाँ गुना 100 से कर देंगे, तो ये हमारा निकल जाएगा क्या? अब काट कोट कर दीजिए। तो ये क्या कर, 4 से काट देते हैं। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 22 चौके 88, अब 25 चौके 100। ठीक है, अब 2 से 11 से दोनों से काट सकते हैं। 2 11 22, तो 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पचे 10। अब 11 से काट दीजिए। तो 11 में 1 11 और 5 16 52 हो गया। 11 चौक 44, 8 52 82 हो गया। 11 7 77, 5 82 55 हो गया। 11 पचे 55। अब थोड़ा सा ऑप्शन पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे 6 है इकाई अंक, यहाँ 5 है, यहाँ 4 4 है और हमारा इकाई अंक क्या आ रहा है? 5 पचे 25, यानी हमारा इकाई अंक 5 आ रहा है। तो इसलिए इस क्वेश्चन को हम लोग गुना नहीं करेंगे। अब आगे अब जो है डी ऑप्शन टिक करके निकल जाएंगे, क्योंकि इकाई का अंक मेरा भी 5 है और एक ही ऑप्शन में जो है इकाई अंक 5 है। अगर इसे गुना भी कीजिएगा तो वही 36,875 आपका निकल के आएगा, है ना। 36,875। हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए, यहाँ है, यदि 10 अल्फा बराबर 3 माइनस 2√2, तो 10 अल्फा माइनस 4 अल्फा का मान ज्ञात करें। यानी 10 अल्फा का मान आपके पास दिया हुआ है और एक्सप्रेशन है, क्या है एक्सप्रेशन? 10 अल्फा माइनस 4 अल्फा का जो है मान पूछा जा रहा है। तो आप लोग जानते होंगे 10 का उल्टा 4 होता है और 4 का उल्टा क्या होता है? 10 होता है। तो चूंकि 10 का मान दिया हुआ है, इसलिए हम लोग इसको 10 को रहने देते हैं और 4 को 10 में बदल देते हैं। तो 10 अल्फा, है ना, अब माइनस 4 अल्फा का उल्टा 10 अल्फा होता है। तो 1/10 अल्फा यहाँ लिख देंगे। अब जो सभी 10 में आ गया, तो 10 का मान हम लोग यहाँ बैठा देंगे। क्या है? 3 माइनस 2√2 माइनस 1/3 माइनस 2√2। अब चूंकि देखिए यहाँ पे आ गया क्या? रूट नीचे आ गया। रूट जब नीचे आ गया तो इसका आप लोग हम करने में पढ़े होंगे, इसका क्या करते हैं हम लोग? परमेयकरण कर देते हैं। तो परमेयकरण करने के लिए इसके जस्ट अपोजिट साइन से ऊपर नीचे गुना कर देते हैं। तो 3 + 2√2, अब बटे क्या होगा? 3 + 2√2। अब ये होगा क्या? a माइनस बी और a + b, यानी a² माइनस b² के फॉर्म में चलाएगा, जिससे स्क्वायर से जो है ये रूट हमारा खत्म हो जाएगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग क्या होता है। तो ये 3 माइनस 2√2 तो जो का तो रह जाएगा और ये -1 है, यहाँ गुना होकर के ये क्या कर देगा? सभी को माइनस कर देगा। तो इस तरह से यहाँ -3 होगा और यहाँ पे प्लस माइनस फिर -2√2 ऊपर, और नीचे क्या हो जाएगा? a² माइनस b² के फॉर्म में ये आ जाएगा। तो a² मतलब 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 2√2 का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 कीजिएगा, √2 का स्क्वायर यानी 2 होगा। तो 4 × 2 यानी कि 8 हो जाएगा, यानी माइनस में ये 8 हो जाएगा। तो 9 - 8, नीचे क्या हो जाएगा? 1। तो 1 लिखें या ना लिखें, बात बराबर है। अब ऊपर देखिए, ये +3 है और ये -3 है, ये दोनों आपस में खत्म हो जाएगा।
और ये क्या बचेगा -2√2 और -2√2, यानी कि दोनों ऋण है इसलिए निगेटिव है, इसलिए दोनों आपस में जुट जाएगा। तो निगेटिव कितना हो गया हमारे पास, 2 दूनी 4√2, यानी 4√2 हमारा ऋण में रहा यानी माइनस में रहा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर सी है। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। एक कक्षा के विद्यार्थियों को उतने ही रुपये 5 के सिक्के दान करते हैं जितना कक्षा में विद्यार्थी हैं। यदि कुल संग्रह 5,120 रुपया हुआ हो तो कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या क्या है। देखिए इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा बढ़िया से पढ़िए, जब तक अच्छे से पढ़िएगा नहीं तब तक क्वेश्चन ये बनेगा नहीं। है क्या, एक कक्षा के विद्यार्थियों को उतने ही रुपये 5 के सिक्के दान करते हैं जितना कक्षा में विद्यार्थी है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि अगर कक्षा में 10 विद्यार्थी है तो प्रत्येक विद्यार्थी क्या है हमारा 10 सिक्का देगा, है ना। अगर 10 विद्यार्थी है तो हर कोई 10 सिक्का देगा। जैसे सपोज दैट अगर 20 विद्यार्थी हो तो हर कोई क्या है 20 सिक्का देगा, है ना। क्वेश्चन यही कर रहा है कि जितना विद्यार्थी है कक्षा में उतना ही हर विद्यार्थी सिक्का देगा। तो 20 विद्यार्थी है, हर कोई 20 सिक्का देगा, तो इसका मतलब क्या है, टोटल सिक्का कितना हो जाएगा, 20 गुने 20 करेंगे यानी 400 मेरे पास सिक्का होगा। अब सिक्का का वैल्यू 5 रुपया दिया हुआ है, कहने का मतलब है कि अगर सिक्का का वैल्यू 5 होता तो 5 से गुना करेंगे, और नहीं सिक्का का वैल्यू अगर 10 होगा तो 10 से गुना करेंगे। तो ये गुना करके हमारे पास क्या हो जाएगा, टोटल रुपया मिल जाएगा, ठीक है। यानी कि 20 विद्यार्थी प्रत्येक 20 सिक्का देगा, तो 20 × 400 सिक्के हो गए। लेकिन सिक्का का वैल्यू क्या है, अगर 10 है तो 10 से गुना, या 5 है तो 5 से गुना करेंगे। तो इस तरह से हमारे पास सिक्का का जो है टोटल रुपया निकल जाएगा। अगर सिक्कों की संख्या से निकालना होता तो 400 होता, अगर टोटल रुपया है तो गुना जितना भी सिक्का का वैल्यू है उससे कर देंगे। चलिए आइए इस क्वेश्चन को हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि जो है इतना जितना विद्यार्थी है उतना ही सिक्का देता है। तो मान लिया जाए विद्यार्थी का संख्या x है और टोटल x विद्यार्थी है, तो प्रत्येक विद्यार्थी क्या है x सिक्का देगा। तो टोटल सिक्कों की संख्या x गुना x हो जाएगा, और सिक्का का वैल्यू कितना है 5 रुपये, तो गुना यहाँ 5 से हम लोग कर देंगे तो हमारे पास टोटल रुपया ये निकल के आ जाएगा। लेकिन वास्तव में हमारे पास रुपया क्या है 5,120, यानी कि टोटल मान इसका दिया हुआ है 5,120। अब जो है 5 से इसको काट दीजिए तो 5 एकम 5, एक उतारेंगे नहीं जाएगा 0, 5 दूनी 10, 5 चौके 20। तो इस तरह से एक्स स्क्वायर का मान हमारे पास क्या आया 1024, है ना। एक्स का मान क्या हो जाएगा, तो √1024। अब देखिए यहाँ से अगर 1024 का आप जब वर्गमूल जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते तो भी यहाँ से काम चल जाएगा। देखिए इकाई अंक सभी तीनों का ऑप्शन का 1 है, तो 1 का गुना 1 करेंगे तो 1 ही आएगा, 4 आएगा नहीं। 4 आएगा किससे, 2 से, यानी कि 32 का स्क्वायर करेंगे तो ये 1024 मिलेगा। इसका मतलब है इसका वर्गमूल हमारे पास 32 होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर आप डी करके निकल सकते हैं। तो उम्मीद है कि समझ गए। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अब यहाँ पे 34,596 का वर्गमूल निकालना है। 34,596 का वर्गमूल है, ये 5 संख्या का वर्गमूल है, और वर्गमूल जो है 5-6 संख्या का अब भाग विधि से निकालेंगे तो बहुत जटिल होगा, और उसमें भी है कि गुना भाग आपको सही से करना होगा। अगर सही से गुना भाग नहीं करेंगे तो आप जो है वर्गमूल इसका नहीं निकाल सकते हैं पाएंगे, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको जो है दूसरे विधि से हम लोग यहाँ पे इसको वर्गमूल निकालते हैं। चलिए हम लोग निकाल के देखते हैं। 34,596 है ना। देखिए ये 2 अंक को छोड़ देते हैं, 5 अंक में ये 2 अंक, लास्ट का 2 अंक छोड़ देते हैं, बाकी का आप 3 अंक देखते हैं। तो इसको देखना क्या है, ये 345 है, तो आप इसमें ढूंढना है कि किस संख्या का वर्ग जो है 345 के नजदीक होगा, या उससे ऊपर होगा, या उससे नीचे होगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होता है 18 गुने 18, यानी 18 का स्क्वायर अगर करेंगे आप तो क्या मिलेगा 324 मिलेगा, और फिर 19 का अगर स्क्वायर करेंगे हमारे पास क्या है 361 मिलेगा। यानी यही 2 संख्या जो है 345 के करीब है, 324 और 361, ठीक है। तो अब जो है यहाँ पे बशर्ते इसमें भी है क्या, आपको 1 से 25 तक कम से कम जो है वर्ग आपको याद रहना चाहिए, तभी जो आप बना पाएंगे। तो अब देखिए 345 के नजदीक में एक 324 है जो कि कम है, और एक 361 है जो कि अधिक है। तो अब इसमें देखना है ये दोनों का अंतर कितना है।
तो 345 और 361 का अंतर कितना हो जाएगा, 6 5 11, 4 1 5 1 6, यानी कि यहाँ पे जो अंतर इसका निकलेगा 16। और इसमें अगर देखेंगे ये कितना कम है, तो यहाँ पे देख लीजिए 5 में से 4 गया 1 और 4 में से 2 गया 2, यानी 21। इसमें और इसमें क्या कितना का अंतर है, 21 का अंतर है, और इसमें 21 का और इसमें 16 का। चलिए ये सारी चीज आप देख लिए। अब जो है चीजें, आइए हम लोग चलते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या देखना था, 345 के कौन सा जो है नजदीक में जो है वर्ग संख्या है जो कि इसके नजदीक में आएगा, तो 18 है और 19 है। तो इसमें क्या है, 18 छोटी संख्या है और 19 बड़ी संख्या है। तो हम लोग सबसे पहले क्या लेंगे, तो यहाँ जब भी ऐसे में वर्गमूल निकाला जाता है तो छोटी संख्या के वर्ग को ही हमेशा कंसिडर किया जाता है। तो छोटी संख्या क्या है, 18 का स्क्वायर 324 है, यानी कि हमारा जो एक संख्या जो मिल आएगा वर्गमूल का, ये 18 आएगा। अब आइए, अब आना है कि जो है यहाँ पे लास्ट में क्या है, 6 है, इकाई अंक 6 है। तो 6 जो है किसका वर्ग होगा, 4 का वर्ग अगर करेंगे तो हमारे पास इकाई अंक क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। या तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 36 मिलेगा। और ये दोनों कोई भी संख्या के वर्ग के अंत में ये हो सकता है ना। तो यहाँ पे हम लोग 4 का स्क्वायर करेंगे तो भी इकाई के अंक में 6 मिलेगा, 6 का स्क्वायर करेंगे तो भी 6 मिलेगा। अब आइए हम लोग यहाँ पे 6 लें या 4 लें, ये कैसे लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखे थे तुलना करके, तो ये 345 से कितना है अधिक 16 है, और ये 345 से 21 कम है, यानी इसका डिफरेंट कितना है, 21 है। और इसका डिफरेंट जो है हमारे पास क्या है, इसका डिफरेंट जो है हमारे पास क्या आ रहा है, 21 आ रहा है, और इसका डिफरेंट क्या आ रहा है, 16। तो यानी ये नजदीक किसके है, तो 361 के नजदीक है। और 361 क्या है, हमारा बड़ी संख्या है। तो बड़ी संख्या है, तो इसी के अनुसार हम लोग यहाँ जो है बड़ी संख्या को लेंगे, यानी कि जो 345 के सबसे नजदीक है उसमें देखेंगे कौन संख्या, तो बड़ी संख्या या छोटी संख्या। तो ये बड़ी संख्या है, तो यहाँ से भी हम लोग बड़ी संख्या को ही कंसीडर करेंगे। तो यहाँ से जो है हमारा मान क्या हो गया, 186, यानी इसका वर्गमूल जब निकालेंगे तो 186 निकलेगा। क्योंकि ऐसा हिसाब है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको समझ में बातें नहीं आएगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। आइए, कहता है कि रुपये 1755 में किताब का एक सेट विक्रेता को बेचकर 22% की हानि होती है, 6% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए। आइए इसको भी देख लेते हैं। देखिए कहता है कि 1755 में बेचा जाता है तो 22% का हानि होता है, और उसे चाहिए क्या, 6% लाभ पे। तो 1755 में बेचने के बाद 22% का हानि का मतलब 100 का चीज वो कितने में बेच दिया होगा, तो ये बेच दिया हो गया 80 20 100, यानी कि ये 78 में बेच दिया होगा, है ना। तो 78 में बेचने के बाद जो है वो 22% का हानि उठाया, यानी कि वास्तव में जो है वो कितना में बेचा, 1755 में, यानी 78 का मान 1755 है। तो 1755 का तुलना 78 से करा दीजिए, है ना। और जो है चाहिए क्या, 6% लाभ, यानी 106 का मान चाहिए। 100 का चीज अब बेचना क्या चाहता है, 106 में, तो गुना 106 से कर दीजिए, यही आपका काट खोट कर दीजिए, रिजल्ट आ जाएगा। 2 से काट देते हैं, 2 39 78 और 2 5 10, 2 3 6, ठीक है। अब ये काट दीजिए, 13 से भी कटेगा, 3 से भी कट जाएगा। तो 3 से ही पहले काटते हैं, 13 39, है ना। अब 3 5 15, 2 17, 3 8 24 और 3 5 15। अब ये 13 से काट दीजिए, 13 चौके 52 और कितना, 13 5 65, यानी 45। अब हमारा रिजल्ट क्या आएगा, 45 गुने 3, तो 5 3 15, है ना। ये 15 है, ध्यान दीजिएगा, ये 3 है, सॉरी, है ना। ये हमारा क्या है, 3 है। तो अब गुना करके देंगे तो यूनिट डिजिट देते हैं, तो 5 3 15, तो यूनिट डिजिट सभी में 15 है, 5 है, सॉरी, यूनिट डिजिट 5 या 15 आएगा इसका। तो इसका मतलब सभी में आपके पास जो है यहाँ पे 5 है। तो इस तरह से हम यूनिट डिजिट से काम नहीं चल पाएगा, आप गुना ही कर सकते हैं, या तो फिर डिजिटल सम भी लगा सकते हैं। तो डिजिटल सम लगाइएगा, तो डिजिटल सम अगर लगाने जानते हैं तो क्या होगा, इसको देखेंगे, 5 और 9, तो 5 और 9, और 9 से कोई भी संख्या को गुना करेंगे तो डिजिटल सम क्या आएगा, 9 ही आएगा। तो अब देख लेते हैं इसका, 7 और 2 9 खत्म हो गया, तो इसका डिजिटल सम क्या आएगा, 8 आएगा। और 5 और 9 खत्म हो गया, इसका डिजिटल सम क्या आएगा, 7 आएगा, है ना। और ये क्या आ गया, 5 3 8 2 10 8 18, इसका डिजिटल सम 9 होगा।
और इसका क्या होगा 6 3 9 5 2 7, इसका डिजिटल सम 7 होगा। तो इसका मतलब है कि मेरा डिजिटल सम 9 है, तो ऑप्शन का भी डिजिटल सम 9 सी ऑप्शन में है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे कर सकते हैं डिजिटल सम अगर लगाना जानते हैं तो, और नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, चलिए हम लोग देख लेते हैं, है ना। ये डिजिटल सम का बात हुआ। अब आइए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 45 गुने 53 करेंगे। तो 45 गुने 53 आखिर करेंगे कैसे, तो हम लोग क्या करेंगे, 50 को, ये 53 को 50 और 3 में तोड़ दीजिए और गुना कर दीजिए, डायरेक्ट गुना करके जोड़ देंगे। तो 50 और 3 में तोड़ देंगे तो 5 से गुना करेंगे तो एक जीरो हो जाएगा, 25 25 के 5, 5 के 20 2 22, 2250 होगा। 3 से फिर गुना कर देंगे तो 3 25 15 और 3 चौक 12, 1 13। इस तरह से हमारे पास 5 3 8 और 2 1 3 के 3 23 85 आ गया, अर्थात ऑप्शन नंबर सी। इस तरह से भी आप करके आंसर दे सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। आइए, कह रहा है कि 3.63, 52.8 तथा 6.93 का मोसो क्या होगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं। ये दशमलव का मोसो निकालना है, तो दशमलव का मोसो 2-3 तरीके से निकाला जाता है, लेकिन हम यहाँ पे क्या करते हैं, दशमलव हटा करके आपको मोसो निकालना सिखाते हैं। तो यहाँ पे दशमलव जब हटाएंगे तो ये क्या होगा, 363/100 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 528/10 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 693/100। ठीक है। अब चलिए, तो ये हमारे पास संख्या क्या आएगा, 363 और 528 और 693। अब फ्रैक्शन का जब मोसो निकालना होता है तो क्या होता है, ऊपर का मोसो और नीचे का हम लोग क्या करते हैं, लोसो निकालते हैं। ठीक है। तो ऊपर का मोसो, तो इसका मोसो निकालना है। अब इतनी बड़ी बड़ी संख्या है, अब इसका भाग विधि से मोसो निकालिएगा, कहीं भी जरा सा मिस्टेक होगा तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो बड़ी संख्या का मोसो निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसका अंतर विधि से हम लोग यहाँ निकालते हैं। तो बड़ी संख्या और जस्ट उससे छोटी संख्या दोनों का अंतर ले लीजिए। तो इसका अंतर जब लेंगे तो क्या होगा, 13 में से 8 गया 5, और 8 में से 2 गया 6, अब 6 में से 5 गया 1, यानी 165 है। अब इस दोनों का अंतर हम लोग लेते हैं। तो 8 में से 3 गया 5, और 12 में से 6 गया 6, और 4 में से 3 गया 1, यानी दोनों का अंतर सेम आ गया। अब देखिए कि 165 से ये संख्या सारी कटेगी क्या, तो नहीं कटेगी, इसलिए कि 5 के पहाड़ा में अंत में इकाई में 3 नहीं मिलेगा, नहीं 8 मिलेगा। अब क्या करेंगे, अब इस 165 को हम लोग फैक्टराइज कर देंगे। 165 को फैक्टराइज करेंगे तो हमारे पास इसका फैक्टर करेंगे तो क्या होगा, 5 से भाग देते हैं तो 5 गुने 3, पंक्तिया 15, पंक्तिया 15, 33, अर्थात ये इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, हम जो है 33 को फिर तोड़ देते हैं तो 5 गुने 3 गुने 11। अब देखिए इसका फैक्टर जो हमारे पास मिला 5 गुने 3 गुने 11। अब इसी में किसी से ये सब भाग लगेगा, तो 5 से तो भाग लगेगा नहीं, चूंकि अंत में 5 है नहीं, है ना। तो 3 से भाग लगने का अंकों का योग, अगर 3 से भाग लग जाए तो भाग लग जाएगा, तो 6 3 9 3 12, ये भाग लग जा रहा है तो ये भी 3 से लग जाएगा। 5 2 7 8 7 15, ये भी 3 से भाग लग जाए। 9 6 15, 3 18, यानी कि ये भी भाग लग जाए, अर्थात 3 से भाग इसमें सभी में लग रहा है। ठीक है। अब 11 से देखते हैं, तो 11 से क्या है, सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर अगर 0 या 10 हो तो 11 से भाग लगता है। इसलिए डिविजिबिलिटी रूल, आपको विभाज्यता का नियम जो है वो भी आपको याद रखना जरूरी है। अगर नहीं आपके पास होगा तो फिर जो परेशानी होगा। अब आइए देखते हैं, तो सम स्थान या विषम स्थान, तो 3 3 6, 6 में से 6 गया 0, यानी 11 से ये भाग लगेगा। इसका योग क्या आएगा, 0 3 जोड़ 3 6, 6 में से 6 जाएगा तो 0। अब ये देखिए 8 5 13, 13 में से 2 जाएगा तो इसका क्या होगा, अंतर 10 आएगा, तो ये भी 11 से भाग लग जाएगा। और 6 3 9, 9 माइनस 9, इसका क्या होगा 0, तो ये भी 11 से लग जाए, यानी कि 3 और 11 दोनों से भाग लग रहा है। इसका मतलब है इसका जो है हमारे पास मोसो क्या निकल के आएगा, 33। 11 गुने 33, मोसो का मतलब महत्तम समापवर्तक। तो महत्तम समापवर्तक तो 3 और 11 दोनों, यानी 3 गुने 11 33 से इसमें भाग लगाइएगा तो पूरा पूरी भाग लग जाएगा। अब आइए यहाँ पे, ये तो मोसो हम लोग निकाल लिए। अब जो है हम लोग क्या करते हैं, नीचे का लोसो निकालना होगा। तो नीचे का लोसो तो यानी 100, और यहाँ क्या है 10 और 100, इसका लोसो निकालेंगे। तो कॉमन जो फैक्टर होता है वो एक बार लिखा जाता है लोसो में, तो 100 100 कॉमन है तो एक बार 100 लिख देंगे, और जो नहीं है उसको भी हम लोग गुना में लिखते हैं। तो जो कॉमन नहीं है उसको भी यहाँ पे लेना पड़ेगा, तो 100 गुना 10, अर्थात इसका
हमारे पास लोसो जो निकल के आएगा वो क्या आएगा, 1000 लोसो निकल के आएगा। अर्थात इसका जो है मोसो निकालेंगे तो 33/1/30, अर्थात इसका जो है फाइनल मोसो अगर निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 33/1/30, अर्थात 0.033 इसका जो है मोसो निकल के आएगा। चूंकि 3 अंक है इसलिए 3 अंक के बाद दशमलव यानी 0.033 इसका मोसो होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए। चलिए उम्मीद है कि समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। किसी निश्चित राशि पर सालाना ब्याज मूलधन का 1/36 है। यदि ब्याज की दर और संख्यात्मक मान किसका, तो वर्षों का दोनों मान बराबर है। देखिए ऐसे क्वेश्चन में यानी कि इसके कहने का मतलब है कि दर का जो मान होगा वही जो है समय का मान है ना। दर अगर 5% है तो समय भी हमारा क्या है, 5 वर्ष होगा। बस यहाँ पे सिर्फ ये यूनिट का जो है चेंज होता है और कुछ नहीं, चीजें सभी बराबर रहता है। तो क्वेश्चन ऐसा ही ये कह रहा है, ठीक है। यानी कि दर और समय जो दोनों आपस में क्या है, बराबर है। दर अगर 5 होगा तो समय भी 5 होगा। जब ऐसा क्वेश्चन रहे तो हमेशा जो है क्वेश्चन आपको इसी पैटर्न में देगा, मूलधन का इतना गुना है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, ऐसे पैटर्न में जब दर और समय समान रहे दोनों का मान, तो सिर्फ जो है करना क्या है, ये जो भी यहाँ पे दिया हुआ रहेगा, ये संख्यात्मक मान, ये जो भी मान यहाँ पे दिया हुआ है मूलधन का इतना, तो उसका रूट अंडर कर दीजिए, 1/36 अब गुना 10 से कर दीजिए, यही उसका उत्तर हो जाएगा। रेट होगा तो परसेंट में आएगा और टाइम होगा तो क्या हो जाएगा, वर्ष में आएगा। तो 1/36 यानी 1/36 का वर्गमूल निकालिएगा तो 1/6 होगा और गुना 10, तो ये क्या हो गया, 2×3=6, 2×5=10, अर्थात 5/3%। 5/3% कहे तो ऑप्शन नंबर बी। अगर इसी का ये दर पूछा तो परसेंट में दर होता है और समय पूछता तो हम लोग लिखते 5/3 वर्ष, अर्थात 3×3 1×2/3 वर्ष। तो ठीक है, तो चलिए चीजें आप समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए, ये मिश्रण का हिसाब है। देखिए यहाँ 220 लीटर मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात क्या है, क्रमशः 6:5 है। पानी की कितनी मात्रा मिलाई जाए कि मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात 5:4 हो जाए। तो चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं। ये मिश्रण का है तो कहता है क्या, पहले वाटर है और उसके बाद जो है मिल्क है ना। तो पहले कितना है, 6:5 रेशियो में है और फिर क्या है 5:4 रेशियो में, ठीक है। तो अब जो है मिला क्या रहा है, तो मिला रहा है हमारा पानी। तो पानी मिला रहा है तो पानी क्या होगा, कम बेसी होगा। लेकिन जो है दूध हमारा क्या है, दोनों रेशियो में समान रहेगा, यानी दूध ये जो है हमारा हमेशा समान रहेगा। तो दूध समान रहेगा तो देखिए यहाँ पे दूध समान है क्या, यहाँ 5 है यहाँ 4, तो दूध समान है नहीं, तो हम लोग दूध कांस्टेंट रहेगा तो दूध को हम लोग क्या करेंगे, कांस्टेंट कर देंगे यानी बराबर कर देंगे। तो यहाँ 5×4 है तो 5×4 का एलसीएम ले लीजिए तो 20 होगा। तो इसको 20 बनाने के लिए 4 से गुना और इसको 20 बनाने के लिए कितना से, 5 से गुना। तो गुना जब अनुपात में होता है तो 1 में गुना जब होता है तो जितने भी अनुपात में रहे सभी में गुना होता है। तो यहाँ से गुना कीजिए तो 4×6 24 हो जाएगा ये, और यहाँ पे 4×5 20 यानी 24 रेशियो 20, और ये क्या हो जाएगा 5×5 25, 25 रेशियो 20। इस तरह से हमारे पास जो है, अब देखिए वाटर और मिल्क क्या हो गया, तो मिल्क जो है हमारा यानी दूध समान हो गया और पानी क्या है 24 से 25 हो गया यानी बढ़ गया है ना। चूंकि पानी आप मिला रहे थे बढ़ गया कितना यूनिट से, तो 1 यूनिट से बढ़ गया। अब आइए निश्चित राशि देखते हैं क्या है इसमें। 220 लीटर के मिश्रण में पानी, यानी कि 220 लीटर क्या है, पहले मिश्रण हमारा कितना है 220 लीटर, ये निश्चित राशि है। लेकिन रेशियो से 24:44 यानी 44 का मान आपके पास दिया हुआ है कितना, 220 लीटर, इसलिए 1 का मान यानी कि 220/44, अर्थात हम 5 यानी कि 5 लीटर जो है हमारा ये जो है पानी मिलाए थे, जो ऑप्शन नंबर सी, जिसके कारण अनुपात 5:4 हो गया। चलिए उम्मीद है कि ये भी समझ गए हैं। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। आइए, कहता है कि 80,000 की धनराशि पर 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच क्या है अंतर, 288 रुपया है। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे है क्या, 2 वर्ष दिया हुआ है, ठीक है। तो 2 वर्ष के लिए हमेशा याद रखिए, एक हम फॉर्मूला आपको दे देते हैं, ये 2 वर्ष के लिए हमेशा काम करेगा। 2 वर्षों के लिए
है ना। 2 वर्ष के लिए क्या होता है, डिफरेंट बराबर P गुने R बटे 100 का स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब डिफरेंट का मतलब हुआ यहाँ CI और SI का अंतर, यानी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बराबर क्या होता है, मूलधन गुने R बटे 100 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसी फॉर्मूला पे इसको बैठा देंगे और ये हमेशा याद रखिएगा 2 वर्षों के लिए ही सफिशियंट है। तो ठीक है, तो यहाँ डिफरेंट क्या है 288 और P का मान है 80,000 यानी 8 पे 4 जीरो और गुने ये क्या हो जाएगा R स्क्वायर बटे 1 पर 4 जीरो। तो इस तरह से यहाँ पे 4 जीरो और 4 जीरो खत्म हो जाएगा और ये 8 से काट दीजिए तो 8 या 24 8 6 48, R स्क्वायर का मान 36, तो R का मान क्या हो जाएगा √36, अर्थात हमारे पास R का मान निकल के आ गया 6%, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। देखिए, जब किसी धनात्मक भिन्न संख्या के वर्गों में 2 जोड़ दिया जाता है तो मान 4 पूर्णांक 1 बटे 4 प्राप्त होता है, मूल भिन्न संख्या प्राप्त करते हैं। चलिए ये आसान हिसाब है, उम्मीद है कि सब बना लेंगे। भिन्न संख्या के वर्गों, धनात्मक भिन्न संख्या के वर्ग में 2 जोड़ दें, तो मान लीजिए धनात्मक भिन्न संख्या क्या है x बटे y है, इसका वर्ग कर दिए। ठीक है, और इसमें क्या है 2 जोड़ देंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या देगा 4 पूर्णांक 1 बटे 4 यानी 4 चौक 16 1 17 बटे 4 देगा। ठीक है, और अब जो है x बटे y का होल स्क्वायर रहने दीजिए और ये +2 है इधर ले आइए, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा, यानी 17 बटे 4 और माइनस क्या 2 अर्थात -2 अर्थात क्या हो गया 17 माइनस 8 बटे 4 अर्थात 9 बटे 4, यानी x बटे y का होल स्क्वायर बराबर 9 बटे 4। तो ये यहाँ पे स्क्वायर है और इधर लाएंगे तो क्या होगा रूट में आ जाएगा, यानी x बटे y बराबर √9 बटे 4, यानी इसका वर्गमूल निकाल दीजिए। तो 9 का वर्गमूल 3 और 4 का वर्गमूल 2 अर्थात 3 बटे 2 और 3 बटे 2 अर्थात पूर्णांक में तोड़ेंगे तो 1 पूर्णांक 1 बटे 2 अर्थात ऑप्शन नंबर बी आपका होगा। चलिए ये भी समझ गए। चलिए इस का जो है अंतिम सवाल ये है आपका। देखिए, एक वस्तु को 19.50 रुपए में बेचकर एक व्यापारी को 30% का लाभ होता है, उसे 40% का लाभ पाने के लिए विक्रय मूल्य में कितनी वृद्धि होगी। देखिए ये बहुत अच्छा हिसाब है और इसको हम लोग जो है बस 1 से 2 लाइन में हम लोग इसको खत्म कर देंगे। चीजें आप बढ़िया से देखिएगा, है ना। एक वस्तु को क्या है 19.50 रुपए में बेचकर एक व्यापारी को क्या है 30% का लाभ होता है और उसे 40% का लाभ चाहिए, है ना। ये कितना में बेच रहा है 19 रुपए 50 पैसे में बेच रहा है, तो 30% का लाभ होता है और लाभ चाहिए 40% का, है ना। तो कहता है क्या विक्रय मूल्य में कितने वृद्धि करनी होगी। ध्यान दीजिएगा, विक्रय मूल्य में वृद्धि करना है, विक्रय मूल्य नहीं पूछा जा रहा है। यानी कि जो 19.5 रुपया में हम बेच रहे हैं 30% का लाभ हो रहा है, हमको 40% का लाभ चाहिए, तो 19.5 रुपया में कितना बढ़ा करके हम उसको बेच दें, ये पूछा जा रहा है कि कितना हमको बढ़ाना होगा या कितना रुपया बढ़ाना होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले तो 30% का लाभ अर्थात 130 का मान आपके पास दिया हुआ है, कितना 130 का मान दिया हुआ है 19.5 रुपया। ठीक है, हम लोग परसेंटेज में ही ले लिए, है ना। हालांकि फ्रैक्शन में भी ले सकते हैं लेकिन यहाँ परसेंटेज में ही लेकर के हम आपको दिखा दे रहे हैं। तो 30% का लाभ अर्थात 100 का चीज 130 में बेचा, लेकिन वास्तव में कितना में था 19 रुपया 50 पैसा में। ठीक है, अब क्या करता है 30% से हमको 40% का लाभ होना चाहिए, तो कितना का अंतर है यहाँ 10%, यानी 10% हम क्या करते हैं जो है परसेंटेज में बढ़ाते हैं, है ना। 10% परसेंटेज में बढ़ाए तो हम देखेंगे कि रुपया में वो कितना बढ़ेगा, अर्थात 130% का मान हमारे पास 19 रुपया 50 पैसा, तो हम लोग जो है 10% का मान डायरेक्ट निकाल देंगे, तो वही इंक्रीजिंग मेरा आ जाएगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा 19.50 गुने 10 बटे 130, तो ये दशमलव हटा दीजिए तो यहाँ पे 2 जीरो आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा, है ना। अब 13 से काटिए, 13 दह 30 से और 13 का 13 और 6 19, 13 पचे 65, यानी आ गया क्या मेरे पास 15 बटे 10 अर्थात 1 रुपया 50 पैसा हमको बढ़ा करके बेचना पड़ेगा, तब जो है 40% का लाभ होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए। ये अंतिम हिसाब था और बहुत अच्छा हिसाब था, हमने जो है 1 से 2 लाइन में आपको खत्म कर दिए। लेकिन अगर आप जो है इतना एडवांस सोचते हैं तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा सा और आप जो है कम सोचते हैं, जैसे कि 130% का मान दिया हुआ है, 130%